हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप लर्निंग पर। साथ ही आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपके लक्ष्य प्राप्ति में मदद करे और आपकी जो जितनी भी इच्छाएं हैं उन सब की पूर्ति हो। और साथ ही हमने जो ये नया कोर्स चलाया है ये आपके लिए मददगार साबित हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि नववर्ष हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा फिफ्थ जो चैप्टर चल रहा था पदार्थों का पृथक्करण, उसमें हमने 1 पार्ट कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे और जिसमें हमने 3-4 तरीके की विधियाँ पढ़ ली थी। नंबर 1 हस्तचयन विधि। नंबर 1 का क्या थी? हस्तचयन विधि। देखो ये जो डायग्राम है, ये अनाज पड़ा हुआ है, इसमें से एक एक कंकर को बीन रहा है। ये आपकी हस्तचयन विधि। सब और उसके बाद थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि में क्या था, जैसे कि ये किसान है, ये क्या कर रहा है, एक डंडे से अपनी फसल को कूट रहा है और ये जो गेहूँ है वो एक तरफ हो रहा है और उसका जो भूसा है वो एक तरफ है। लेकिन आजकल ये जो सिस्टम है इसने मशीनों ने अपना ले लिया है। ये सब काम आजकल कोई नहीं करता इस तरह से। बस जो मशीनें हैं उसमें बस कटिंग करके मशीन में डाल देते हैं और अपने आप अनाज और जो भूसा है वो अलग अलग प्राप्त हो जाता है। उसके बाद थर्ड विधि थी निष्पावन विधि, जो जैसे ये महिला कर रही है, जैसे ये स्टूल पे खड़ी हुई है क्योंकि इसके लिए ऊंचाई बहुत ज़रूरी होती है। और जो हवा की दिशा में, ये हवा की दिशा में कर रही है। जो आपका जो भारी है वो उसका ढेर लगा हुआ है और जो हल्का है वो हवा की दिशा में उड़ के जा रहा है। तो जो आपकी निष्पावन विधि है उसका उपयोग भारी कणों को हल्के कणों से अलग करने वाली विधि है। उसके साथ हमने पढ़ी थी चालन विधि। चालन विधि देखो, ये चलनी से अलग अलग कर रहा है। या फिर हमने ये भी बताया था कि जैसे इमारत और भवन निर्माण में जैसे हम बजरी से कंकड़ को अलग करते हैं, तो जो चालनी के लिए, जो चालन विधि के लिए जो इसको क्या बोलते हैं, चलना, तो चलने का प्रयोग करते हैं। और हमने ये भी जाना था कि जो चालन विधि का उपयोग है वो ऐसे ऐसे कणों को अलग करने में करता है जिनके मापों में अंतर हो, मतलब जिनकी साइज़ों में अंतर हो। यदि दो अंतर या दो विभिन्न विभिन्न साइज के कणों को मिले हुए हैं, उन्हें हमें अलग करना है, तो हम चालन विधि का उपयोग करते हैं। और उसके साथ हम पढ़ेंगे ये 3 विधियां हैं, अवसाद, निस्तरण एंड निष्यन। इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। ये तीनों विधियां हैं, ये एक साथ चलती हैं। तो आइए शुरू करें। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता, क्योंकि निष्पावन विधि में तो क्या होता है कि भारी कणों को हल्के कणों से अलग करना होता है, और हस्तचयन विधि में क्या होता है, हाथों के द्वारा एक एक को बीन बीन के अलग करना होता है। लेकिन जब इस तरह से पॉसिबल ना हो, तो उदाहरण के लिए जैसे चावल और दाल में से धूल और मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा घर में जब हम चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं, तो दाल या चावल की कुछ क्या होता है, कण है ना, चिपके रहते हैं। भाई यदि अलग अलग हो तो उन्हें तो हम हाथों के द्वारा भी अलग कर सकते हैं ना, बीन बीन के। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो उनके कणों के चिपके हुए हैं, बहुत बारीक है। वो इस तरह से हमें हमारी आंखों से भी नहीं दिख रहे हैं, मतलब धूल है वो चिपक रही है, तो क्या करें। तो इस ऐसे सिचुएशन में हम चावल और दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पता करते हैं, तो हम जानेंगे। तो प्राय पकाने से पहले हम चावल और दालों को जल में धोया जाता है। तो आप जो चावल और दाल होता है ना, उसको क्या करते हो, पहले एक भगोनी लेते हो या कटोरा टाइप ले लो, उसमें पानी डालो, उसमें उस चावल या दाल को डाल दो। तो ऊपर जितनी भी जो आपकी गंदगी रहती है, मिट्टी धूल वगैरह, जो सब ऊपर आ जाती है और आपका जो पानी का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। तो आप उसको निकाल देते हो और फिर दोबारा पानी लेते हो, फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हो और जब भी और भी गंदगी है तो वो भी निकल जाती है। तो 2-3 बार आप उसको धोते हो। तो ये सामान्य सी विधि हम घर में अक्सर इसी को यूज़ में लेते हैं। आइए आगे देखिए। जब आप चावल और दाल में जल डालते हैं तो उस पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल है के कण है पृथक हो जाते हैं और ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। तो देखो फ्रेंड्स, चावल ही डूबेगा, धूल नहीं, क्योंकि धूल तो हल्की होती है और चावल भारी होता है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर तैरता है और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे पैंदे में बैठता है। तो यहाँ पे घनत्व किसका ज़्यादा है, चावल का, ना कि धूल का। क्या आपने देखा है कि
क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जा सकता है? हाँ, हम टेढ़ा करके ही निकालते हैं। जैसे कि आपका ये कटोरा टाइप है और इसमें क्या है, ये चावल है और ये पानी है। तो आप यदि आपको पूरा ही यदि उल्टा कर दोगे इस पोजीशन में, यदि आपने ये तो दोबारा से सीधा बन गया, फिर से देखेंगे ये आपका सीधा कटोरा है और ये उल्टा कर दिया। यदि आपने पूरा ही उल्टा कर दिया तो सारा मटेरियल ही उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करते, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे इस शेप में। तो क्या करेंगे, जो आपका चावल वो इधर रह जाएगा और पानी है वो इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो मिश्रण से जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उडेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप फिर से देखिए। आप मेरी भाषा में समझिए कि जैसे कि आपने चावल लिया और चावल में कटोरे में डाला और उसमें पानी मिला लिया और पानी मिलाते ही उसमें जो जितने भी मिट्टी जो धूल के कण थे वो ऊपर आ गए और वो पानी भी थोड़ा सा गंदा हो गया। तो ये जो प्रक्रम था, पानी का गंदा होना और मिट्टी धूल का ऊपर आना, इसको तो अवसादन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवसादन। और जब उसको आप कटोरे को टेढ़ा करके जब पानी बाहर निकालते हो ना, उस गंदे पानी को, तो उस गंदे पानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? निस्तारण। क्या कहलाता है? निस्तारण। समझ में आया? तो दोनों विधि एक साथ चलती है, कंटिन्यू चलती है। पहले तो अवसादन का मतलब पानी का डालना, मिट्टी धूल का ऊपर आना, मिल जाना उसमें, और हमने जब कटोरा टेढ़ा किया उस पानी को हमने उस कटोरे से ही बाहर निकाला, उसे निस्तारण कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए आप इन्हीं लाइनों को कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, क्योंकि भारी अवयव चावल तो वो नीचे ही बैठेगा। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, उसको हिलाना नहीं है, जल को मिट्टी सहित उडेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। मतलब वो जल है उसको उडेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब हमने ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिससे अवयवों को अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब हम ऐसे उदाहरण भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो इस विधि में काम में लिए जाते हैं। जैसे चावल वगैरह का तो हमने बता ही दिया था, एक बार डायग्राम को भी देख लीजिए। जैसे कि ये अवसादन विधि है, ये मिला लिया इन्होंने, गिलास में पानी डाल लिया तो ऊपर आ गया और आपका जो मटेरियल है वो पेंदे में जम गया। और ये क्या कर रहा है, एक गिलास से दूसरे गिलास में डाल रहा है, मतलब जो गंदा पानी है वो इसमें डाल रहा है। तो ये निस्तारण विधि है। तो ये जो बिना घुला है वो इधर भी रह गया और इधर भी रह गया, और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बाहर निकल गया। समझ में आया फ्रेंड्स आप सबको? तो क्या हेडलाइन दी है, किसी मिश्रण के दोनों अवयवों को अवसादन और निस्तारण द्वारा पृथक करना। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि इसको हम काम में कहाँ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना। अब आप तो जान चुके हैं कि दाल और चावल को तो घर में हम इस प्रकार अलग कर लेते हैं, लेकिन इसका बेसिकली इसका प्रयोग कहाँ है वो हम देखेंगे। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि अवसादन, आपसे कोई पूछ ले कि अवसादन है या निस्तारण विधि का उपयोग कहाँ लेंगे, तो ऐसे मिश्रण या ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में जो आपस में ही मिश्रित ना हो। क्या हो? आपस में ही। तो ऐसे दो द्रव को अलग करने में काम में आता है जो आपस में मिश्रित ना हो। समझ में आया? उदाहरण के लिए तेल या जल को उनके मिश्रण में इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि तेल और जल आपस में घुलते नहीं है। क्या होता है? घुलते ही नहीं है वो। और जो तेल है ना, उसकी जल के ऊपर एक अलग सी परत सी बन जाती है, क्योंकि तेल जल से अपने आप को पृथक मानता है। क्या मानता है? पृथक। वो घुलना ही नहीं चाहता। जब घुलना ही नहीं चाहता तो पृथक मानेगा, और जब पृथक मानेगा तो अपनी एक अलग से परत बना लेगा। तो अब उस परत को हम तेल से अलग कैसे करें, उस तेल की परत को जल से अलग कैसे करें? तो इसमें यही विधि काम में लेंगे, अवसादन और निस्तारण। अवसादन में तो क्या है, वो तेल, वो जो जल है वो अपने आप नीचे है, और जो निस्तारण विधि उसके द्वारा उसको टेढ़ा करिए गिलास वगैरह को, और वो तेल है वो अपने आप बाहर निकल जाए। कई बार हम घर में नहीं करते कि जब आपके सब्जी में बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है तो आपने कहते हैं यार तेल को तो अलग कर लो, थोड़ा सा टेढ़ा करके पूरी जो तेल की परत है उसको हटा देते हैं हम चम्मच की सहायता से, या फिर हल्की बहुत तो खुद ही निकल जाती है, बाकी हम चम्मच से भी हटा सकते हैं। तो वही विधि है ये। यदि द्रव में कुछ ऐसे मिश्रणों को
कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं, जैसे कि जल की और द्रव उसकी बनी थी तेल की। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस और द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। अब हमें ठोस और द्रव के मिश्रण पर विचार कर रहे हैं। जैसे चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? भाई आपके चाय बन के रेडी है, अब आप चाय छान रहे हो तो छन्नी का ही प्रयोग करोगे। छन्नी के प्रयोग करने से क्या होगा? पत्तियां अलग और चाय अलग। अक्सर आप चाय या छन्नी का प्रयोग करते हैं। हाँ, हम करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अभी भी मिलती है क्या? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रकार निश्चंत कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण या निश्चंत में से कौन सी विधि अच्छी है? देखो फ्रेंड्स, इन शॉर्टकट में आप समझेंगे, यदि आपने चाय को छाना छन्नी के माध्यम से, तो उसका क्या हो गया? निश्चंत को फिल्टर करना कहते हैं। फिल्टर का मतलब है एक तरीके से अच्छे से छान लेना, तो कोई भी कण वगैरह रहे नहीं। निस्तारण विधि का तो एज ए चाय छानने में प्रयोग तब करते हैं जब आपके घर में छन्नी ना हो। जब आपके छन्नी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चाय को हल्के हल्के हाथों से चाय को ले लेते हैं और पत्ती है वो अपने आप पेंदे में जमा रहती है। जब आपके घर में छन्नी ना हो, ऐसी कंडीशन हो जाए आपके सामने, तो निस्तारण विधि को काम में ले लिया आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आपके घर में छन्नी है, निस्तारण विधि से भी चलो आपने छान लिया, तो एक बार वो जो छना हुआ जो चाय है उसको दोबारा से छान लीजिए ना छन्नी के माध्यम से। तो आपने जो दोबारा उसको फिल्टर किया तो उसे निश्चंत विधि कहते हैं। तो फिल्टर का तो मतलब आप वैसे भी जानते हो, अपन पानी फिल्टर करते हैं। अच्छा, आपके घर में खूब पानी शुद्ध है, आपने कपड़े से छान लिया, छन्नी से छान लिया, तब भी मन नहीं मांगता, आप फिल्टर मशीन में का ही पानी पियोगे। तो फिल्टर का मतलब तो और भी अच्छे उसकी अशुद्धियों को बाहर निकाल देना होता है। ठीक है, तो निश्चंत का मतलब भी आप सीखे, निस्तारण का मतलब भी सीखे और अवसादन का मतलब भी सीखे। तो एक बार अवसादन का मतलब मैं शॉर्टकट्स में समझाती हूँ। अवसादन का मतलब होता है, जैसे ये आपका गिलास है तो इसमें ये जम गया, और निस्तारण का विधि का मतलब है इसका आपने तिरछा करके इसको बाहर निकाल दिया, और निश्चंत का मतलब होता है फिल्टर करना। समझ में आए फ्रेंड्स? आगे की विधि देखेंगे। उसके बाद हम ये जो क्रियाकलाप है ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अब ये जो क्रियाकलाप 5 है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको फ़िल्टर करना बता रहा है कि आप कैसे फ़िल्टर करोगे, तो इसको हम स्किप करेंगे। इधर देखेंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लाइन इधर ये है, ये देखो, ये इधर इसी क्रियाकलाप 5 के जो पैराग्राफ है उसी की ये जो लास्ट लाइन है इम्पॉर्टेंट है, कि फल और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसमें बीजों ठोस कणों को पृथक किया जाता है। क्योंकि हम इस पृथक्करण का हम प्रयोग सीख रहे हैं, कहाँ पे पृथक्करण करेंगे। तो आप करते हो ना कई बार कि सब्जी खाते हो तो कहते हो छिलके को भी अलग करो, या फिर आप कभी फलों का रस निकालते हो, जूस बनाते हो तो उसके बीजों को अलग करते हो। कई बार तो क्या बीज कड़वापन दे देते हैं, इसलिए उन्हें अलग करते हैं। तो निश्चंत विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने में किया जाता है। कहाँ पे? पनीर। कैसे? आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। जब उसको हम दूध को उबाल रहे हैं उससे पहले हमने नींबू का रस मिला दिया, इससे पनीर के ठोस कण और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। तो पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। तो कपड़ा या छन्नी ये सब चीज़ों को काम में लेना ही फिल्टर कहलाता है। फिल्टर का मतलब ये एक होता है, जैसे कपड़े में उस दूध को, वो जो पनीर बन रहा है ना, वो दूध उसको डाल लिया और अच्छे से उसको निचोड़ेंगे, तो आपका जो पनीर है वो तो कपड़े में रह जाएगा, और पानी है वो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है वो विधियाँ अब आएंगी, जैसे वाष्पन और संघनन। इनसे आप थोड़ा सा परिचित भी होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभा करती है ये हमारे वायुमंडल में। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ वाष्पन और संघनन के बारे में। तो देखो फ्रेंड, वाष्पन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि पानी का भाप में बदलना। ये आपका पानी है, कहीं पे भी पानी है, उसका भाप में बदलना और वायुमंडल में चले जाना, ये आपका वाष्पन विधि है। वाष्पन विधि का समझ में आए, ये आपकी द्रव है
और द्रव से किसी चीज़ का किस में बदल जाना, गैस में। किस में, गैस में। तो आपका द्रव क्या था, पानी। द्रव क्या था, पानी, और उसका जल वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है, वाष्पन विधि। और संघनन विधि का मतलब क्या होता है, संघनन विधि का मतलब होता है जो आपकी जो जलवाष्प है, आपकी जो जलवाष्प है उसको दोबारा से द्रव में बदलना। इसका जस्ट उल्टा है, वाष्पन विधि का जस्ट उल्टा संघनन विधि है। तो वाष्पन विधि के द्वारा तो आपने जो द्रव था उसको जलवाष्प में, मतलब उसको एक वायु का रूप दे दिया था, मतलब उसको हवा में ही ले गए। और जो आपका संघनन विधि है, जो उस जलवाष्प है, हवा थी या उसको वायु माने, उसे द्रव में बदलना कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं। वाष्पन विधि के लिए हमने एक क्रियाकलाप को समझेंगे। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह से उसे हिलाइए। क्या आप, ये बीकर है और इसमें ले लिया इन्होंने पानी, और इसमें थोड़ा सा क्या मिला रहे हो, नमक। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे, हाँ, अब आपसे पूछ रहा है कि जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं क्या। तो पानी के में नमक के मिलाने से तो कोई परिवर्तन होता नहीं है इतना। हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो क्या, क्योंकि नमक तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि 2 चम्मच नमक तो पानी में अच्छे से घुल जाता है, नमक नहीं दिखता है। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबाल कर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है, क्या बचता है फ्रेंड्स, आप खुद आइडिया लगाएंगे क्या बचेगा। तो हमारा आंसर होगा कि नमक बचेगा। क्या बचेगा, नमक। कैसे बचेगा, क्यों बचेगा, पानी कहाँ गया, तो इन सब का क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो ये जो विधि हुई कि जो पानी था, आपका जो इतना पानी था, जब आप इसको उबाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा और पानी ख़त्म हो जाएगा, और जो नमक था जो आपने डाला है इसमें, वो यहाँ बच जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स। आगे देखिए। तो नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। तो इस क्रियाकलाप ने हमने मिश्रण से जल और नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया है। ठीक है। तो वाष्पन विधि का प्रयोग का समझ में आया कि वाष्पन विधि कहाँ काम में ली जाती है। जैसे कि आपका कोई लिक्विड है, पानी है, और उसमें नमक डला है। समझ में आया। मैं आपसे कह दूं कि ये नमक का पानी है, इसमें से नमक और जल को अलग कीजिए। मैं कह देती हूँ कि मुझे तो नमक ही दे दीजिए आप, तो आप क्या करोगे, फट से उसे गर्म करने लग जाओगे। पानी को तो वाष्प के माध्यम से उड़ा दोगे, और आपके जो बर्तन हैं उसमें आपको नमक मिल जाएगा। तो ये वाष्पन की प्रक्रिया हो गई। आगे देखेंगे, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे की क्लासों में आप इस विधि से बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो अभी से आपके दिमाग में बैठाइए कि जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। आपका जो धरती का जितना भी जो पानी है ना, समुद्र का पानी, वो वाष्प के माध्यम से ही आपके आकाश में जाता है, वायुमंडल में जाता है। आपके जो बादल का जो निर्माण करता है वो आपका वाष्प ही है, या वाष्पन विधि है जो ये सब रोल निभा करती है। तो देखो फ्रेंड, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है को उसे वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। तो ये एक नेचर का ही समझ लो, या प्रकृति द्वारा प्रदत्त विधि मान लीजिए कि जहाँ भी जल है तो वहाँ पे वाष्पन होगा ही होगा। समझ में आया। जहाँ पे वाष्पन है और वहाँ उसका गर्म है, यदि वो जल है और वहाँ पे उसको कुछ गर्माहट मिल रही है, या तो सूर्य के द्वारा मिल रही है, या फिर आप मनुष्य उसको गर्म कर रहा है, तो वो वाष्प के द्वारा उड़ने लग जाएगा। अब आपके विचार में नमक कहाँ से आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि नमक कहाँ से आता है। हम कह देते हैं कि समुद्र में नमक आता है, कहाँ से आता है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलने वाला है। तो आप थोड़े आश्चर्यचकित भी रहिए इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल रहा है इस चैप्टर के माध्यम से। हमने ये जाना ये विधियाँ कैसे हम काम में ले रहे हैं, और इनसे हमें क्यों काम में ले रहे हैं, और इनसे हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही है। जैसा आपके दिमाग में आ गया नमक कहाँ से आता है। तो देखिए, समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवणों में से एक लवण क्या होता है, साधारण नमक।
तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि लवण, लवण कौन है? साधारण नमक। अब आपके दिमाग में होगा लवण क्या होता है, लवण क्या होता है? तो लवण होता है अम्ल और क्षार का मिश्रण, अम्ल और क्षार का मिश्रण, एक उदासीन विलयन होता है। तो आगे की क्लास में अच्छे से मैं डिफाइन करूँगी, आप थोड़ा सा ये याद रखेंगे कि नमक क्या एक लवण होता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्या करो, आप घर में कर लीजिए, चाहे गड्ढा बना लीजिए, गड्ढे बना लिए, उसमें जल भर दिया, जल भर दिया, तो जल भर दिया और समुद्र का जल भरोगे तो वो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि समुद्र के जल में लवण पाए जाते हैं और उन्हीं लवणों में से एक लवण होता है NaCl, जिसे नमक कहते हैं। तो समुद्र के जल के लवणों में से NaCl जो होता है, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब ये पानी आपने गड्ढों में भरा था तो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वो पानी क्या धीरे धीरे वाष्प में बदलता जाता है और पानी का स्तर कम होता जाता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब पानी पूरी तरह से उड़ जाता है, पानी बसता ही नहीं है। जब पानी नहीं बसता ना तो उस गड्ढों में क्या होता है, नमक बच जाता है, नमक शेष रह जाता है। तो उसे हम जो शोधन के माध्यम से हम नमक को और अच्छे से फिल्टर कर सकते हैं। तो यही विधि काम में लेते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? देख लीजिए एक बार जो डायग्राम है, ये रहा डायग्राम। ये आपके गड्ढे बना लिए, इन्होंने गड्ढे बना लिए थे, इसमें पानी भर लिया था, समुद्र का पानी भरा हुआ है। और जब क्योंकि समुद्र की लहरें आती है ना, तो गड्ढा पहले बना लीजिए, समुद्र की लहरें आती हैं वो इसको भर देती हैं और जब सूर्य के प्रकाश की जब उपस्थिति होती है तो ये पानी अपने आप उड़ने लग जाता है। जब पानी उड़ने लग जाता है तो क्या बचता है इन गड्ढों में? नमक। जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये नमक है वाइट वाइट कलर का और ये नमक का ढेर भी लगा हुआ है, ये नमक ही है। तो नमक इस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो आप भी यदि समुद्र के किनारे रहते हो तो ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिए। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब इन विधियों का प्रयोग सीखेंगे। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो देखो फ्रेंड्स, एक विधि से तो पार पड़ने वाली है नहीं, तो हमें बहुत सारी विधियों के बारे में सीखेंगे। तो अब 4-5 तो हम सीख ही चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रही हैं सारी की सारी। और उसके साथ ही हम और भी सीखेंगे, संघनन सीखेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये क्या कर रहा है। ये केटली है, केटली में पानी भरा है और ये इन्होंने प्लेट रख दी है, ये बर्फ़ है, ये पानी है, क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना अभी, तो अब समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए आप सब। क्रियाकलाप 7 देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर दूँ। हाँ, क्रियाकलाप 7 क्या कह रहा है? क्रियाकलाप 7 कह रहा है कि आप रेत और नमक, ये रेत पीछा नहीं छोड़ेगी, रेत और नमक का ये हमें रेत और नमक को अलग करवा के ही रहेगी। ये रेत और नमक है ना, इसने भर के रख लिया अपने पास और अब कह रहा है कि इनको अलग करो, अलग करो, कैसे भी इनको अलग करो। तो रेत और नमक का मिश्रण ले लिया है। अब इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा कि हस्तचयन विधि से पृथक करने के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। मैंने फ्रेंड्स पहले की वीडियो में बताया था कि आप चाहे पूरी साल भी कर दो ना, पूरी साल भी निकाल दो ना, तो हस्तचयन विधि द्वारा तो रेत और नमक को तो बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो इसके लिए हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विधि है वो आपके सामने आने वाली है, तो सीखेंगे हम भी अब घर में रेत और नमक को अलग करेंगे। इस मिश्रण में बीकर में रखिए, एक बीकर में रख दीजिए, इसमें कुछ जल मिलाइए। तो ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को कि जो आपका जो रेत और जो नमक का विलयन है उसमें जल मिला लीजिए और एक बीकर में रख लीजिए। इस टाइप का बीकर ही होना चाहिए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए, एक और रख दिया। क्या आप ये देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? क्या है, जो आपका जो रेत है ना, वो क्या है, उसने आपने थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया ना, तो जो रेत है ना, रेत वो रेस्ट करने के लिए तली में ही बैठ गई। जो रेत बेचारी जब से मिली हुई थी ना आपस में, तो रेत ने नमक से कहा कि मैं तो बैठ रही हूँ, कहाँ बैठ रही हूँ? तली में। इसे निस्तारण या निशन द्वारा पृथक कर सकते हो। निस्तारण निशन विधि द्वारा कैसे पृथक करेंगे कि जो रेत है वो तो नीचे बैठ गई और जो पानी था जिसमें नमक घुला हुआ है उसको आप अलग कर लीजिए, टेढ़ा करके अलग कर लीजिए। तो रेत अलग हो गई और पानी वाला जो नमक है वो अलग हो गया, जो नमक वाला पानी है वो अलग हो गया।
अब निस्तारित द्रव को में क्या है, जो आपका निस्तारित जो द्रव है, जो नमक मिला हुआ द्रव है, उसमें क्या है, उसमें नमक है। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो हमने प्रारंभ में मिश्रण में था? तो देखो फ्रेंड, जो हमने जो नमक और रेत था ना, उसमें पानी मिलाया, कुछ देर के लिए उसे रेस्ट करने दिया। जब रेस्ट करेंगे तो मिट्टी है वो तो तली में जम जाएगी, मतलब उसका अवसादन हो गया। और जो आपका जो नमक युक्त जो पानी है, उसे हमने जो आपकी निस्तारण विधि है उसको हल्का सा टेढ़ा करके अलग पात्र में निकाल लिया। समझ में आया फ्रेंड्स? जब आपने जब अलग पात्र में उसे निकाला था, तो उसमें नमक ही तो है, रेत तो नहीं है ना, क्योंकि रेत तो तली में बैठ चुकी है। अब हमारी सेकंड प्रॉब्लम है कि हम उस नमक को पानी से कैसे अलग करें, तो वो तो वाष्पन विधि द्वारा अलग कर लेंगे ना। तो आइए देखिए, अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना। अब इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब ये क्या करना है, केतली में भर लिया और उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते देखते हैं? तो फ्रेंड्स, भाप तो निकलेगी। जब जल है और जल को गर्म कर रहे हैं तो भाप तो निकलेगी, भाप कहीं नहीं रुकेगी। तो गर्म जल से भाप का संबंध तो सीधा सीधा ही है। ये डायग्राम देखिए, ये केतली में क्या है, नमक युक्त जल भरा हुआ है, और जब आप गर्म कर रहे हो तो भाप तो निकलेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये और भी क्या शो कर रहा है, क्योंकि हमने पिछले क्रियाकलाप में तो ये सब सीख लिया था। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या सिखाना चाह रहा है, ये सिखाना चाह रहा है आपको कि जैसे कि ये जो प्लेट है ना, प्लेट, ये क्या है, ये आइस है। आइस मीन्स बर्फ़ है, ये ठंडी कर रही है इस प्लेट को। तो इस प्लेट पे इन्होंने आइस रखा, और जैसे ये भाप निकलेगी तो ठंडी प्लेट से टकराएगी। जैसे ही आपकी भाप निकलेगी वो इस ठंडी प्लेट से टकराएगी। जब ये ठंडी प्लेट से टकराएगी ना, तो ये जो भाप है ना, ये बूंद बूंद करके पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी बनने लग जाएगा। तो क्या है आपके दिमाग में समझ में कि ये जो आपकी जलवाष्प है, ये जो आपकी भाप है, गैस है, वो बर्फ़, इसको ठंडक मिली तो ये किस में चेंज हो गई, ये द्रव में चेंज हो गई। तो मतलब ये संघनन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। आपकी जो बरसात है, जो वर्षा है, वो भी तो ऐसे ही होती है। वो बादलों से पानी ही तो निकलता है। वो संघनन मतलब बूंद बूंद करके पानी संघनित हो गया। संघनित का मतलब हो गया आपका भाप का जल में परिवर्तन करना ही संघनन कहलाता है। तो समझ में आया फ्रेंड्स? एक बार फिर से रीड करेंगे कि एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ डाली हो या रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर रखिए, जैसे कि चित्र में बताया गया है। आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल में बन जाती है। एक बार फिर से लाइन को पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपका भाप है बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल में बन जाता है। जो आपका द्रव है, जो आपकी भाप है, वो द्रव जल में या फिर लिक्विड में बोल सकते हो ना, लिक्विड में बदल जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कीजिए कि जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में, मतलब भाप से या फिर गैस से द्रव में बदलना। आप तो सीधा सा मीनिंग ये देखिए, गैस से द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? देखो फ्रेंड्स, हम दैनिक जीवन में तो देखते ही हैं कि आपने जब दूध की जो भगोनी है, गर्म दूध है, उस पर आपने जब प्लेट ढक देते हो, गैस बंद कर देते हो, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि बूंद बूंद पानी टपक रहा है। या कई बार आपने ये भी देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो अपने घर में, जैसे कि आप सब्जी बनाते हो कढ़ाई में, और उस कढ़ाई को ऐसे प्लेट से ढक दीजिए, पानी मत डालिए सब्जी में, और कढ़ाई की प्लेट पे ऐसी प्लेट से ढक दीजिए। तो उसके ऊपर थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल दीजिए, आधा ही चलेगा, आधा गिलास पानी डालोगे तो आप देखोगे जब उस प्लेट को हटाओगे ना, देखना उस प्लेट से नीचे वाष्प बन के पानी नीचे नीचे आ रहा है। मतलब वो सब्जी आपको जलने नहीं देता। वो जो पानी है ना, जो आपने प्लेट के ऊपर डाला था,
वो पानी प्लेट के नीचे बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो वो भी एक क्या है, भाप भी है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है? तो क्या छूट जाता है? कुछ हम छूट तो नहीं गया, हम कुछ भूल तो नहीं आए? नहीं, हमारा जो नमक था ना वो रह गया। इस पर क्योंकि समझ में आया फ्रेंड्स, रेत तो हमने पहले ही अलग कर ली थी, फिर नमक युक्त जो जल था उसमें हमने वाष्प के द्वारा पानी को उड़ा दिया और ठंडी बर्फ़ के द्वारा पानी को हमने वापस ले लिया, और जो नमक है वो केतली में रह गया। तो तीनों चीज़ हमारे पास आ गई ना। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत और जल को निस्तारण, निश्चंद, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया है। थोड़ा आपको लग रहा होगा जल्दीबाजी है, लेकिन थोड़ा आप धैर्य से समझेंगे ना तो हर चीज़ समझ में आएगी, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी टफ लैंग्वेज भी नहीं है जो आप समझ ना सके, सिंपल सा ही है। नमक, रेत और जल को हमने अलग किया है, निस्तारण है, निश्चंद है, वाष्पन, संघनन विधियों के द्वारा। अब हमारे दिमाग में बहुत कुछ आने वाला है। अब पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो सुनेंगे आप पहेली क्या कहना चाह रही है। पहेली कह रही है, पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। पुनः प्राप्ति मतलब उसे नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े ही बाकी पुनः प्राप्ति कर पाई है। उसे कहाँ त्रुटि हो गई? इम्पॉर्टेंट क्या था कि पहेली ने क्या किया, जब हम रेत और नमक के मिश्रण को अलग कर रहे थे ना, तो इसने क्या किया कि पूरा पैकेट ही है ना, नमक का पैकेट रेत में डाल दिया। अब ये कहना चाह रही है कि मैंने जो क्रियाकलाप 7 के माध्यम से सब कुछ वैसा ही किया, हूबहू किया, लेकिन उसे एक पैकेट नमक नहीं मिला। उसे क्या मिला? एक पैकेट क्या, उसे चौथाई पैकेट ही नमक मिला, चौथाई पैकेट ही नमक मिला। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मेरा बाकी नमक कहाँ गया, कहाँ गया मेरा बाकी नमक? कोई जादू तो नहीं हो गया जिसके माध्यम से गायब ही हो गया? तो ऐसा तो होता नहीं है, हमें कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई, पहली से गलती हुई है। वो गलती कहाँ हुई है, उसे पूरा नमक क्यों नहीं मिला, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो आइए पढ़ते हैं। क्या अब सब है? अब ये क्या पूछ रही है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? आपसे क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? मतलब भाई ये कैपेसिटी भी है या नहीं, या फिर पूरा जल मैं आपको 2-4 किलो नमक दे दूँ और पानी दे दूँ, कह दूँगी ये पूरा नमक इसमें घोल दो, तो क्या नमक घोल देगा क्या? या जो आपका जल है उसमें पूरा नमक घुल जाएगा? नहीं घुल सकता, क्योंकि ये कैपेसिटी होती है हर चीज़ को घोलने की। क्या होती है? हर चीज़ को घोलने की। कहते हैं ना कि घुलने की भी एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जल की भी एक कैपेसिटी होती है किसी भी पदार्थ को अपने में घोलने की, और कैपेसिटी से ऊपर चला जाए तो वो नहीं घुल सकता। वही नमक के साथ समस्या है। यदि आपका ये पानी है, क्या है? पानी। क्या है? पानी। अब इसमें 1 चम्मच डालो, मिलाओ, आराम से घुल जाएगा। 2 चम्मच मिलाओ, 3 चम्मच मिलाओ, 4 चम्मच मिलाओ, 5 चम्मच मिलाओ, आराम से घुल जाएगा। लेकिन आपने इसके पानी से ज़्यादा नमक ले लिया, ये कटोरा नमक ले लिया। पानी है कम, नमक है ज़्यादा, घुलेगा कहाँ से? या पानी भी ले लो, ज़्यादा ही है, लेकिन नमक के 2, 4, 5 चम्मच तो घुल सकती है, लेकिन क्या 2 कटोरी 3 कटोरी नमक एक साथ घुल सकता है क्या? तो नहीं घुल सकता। इसका सीधा सीधा सा आंसर क्या है? नहीं घुल सकता। समझ में आया फ्रेंड्स? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तो जल को क्या एक सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। सार्वत्रिक का मतलब होता है कि यूनिवर्सल मतलब ऐसा विलायक जो सबको घोलता है। तो जल सब में घुल जाता है, तब उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यस, यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाई जाए तो क्या होगा? वही सीधी सी बात है। पानी तो आपने इतना सा लिया है और नमक डालते जा रहे हो ढेर सारा, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, 15, 20, 25, 50, तो 100 तक बढ़ा रही, तो क्या घुलेगा क्या सारा नमक? तो उसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्रियाकलाप 8 में सुन लीजिए क्या कह रहा है। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर और गिलास, 1 चम्मच नमक और जल की आवश्यकता होगी। मतलब क्या क्या लेंगे आप? एक बीकर ले लिया, गिलास ले लिया, 1 चम्मच नमक, जल की आवश्यकता। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, डाल दीजिए 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विडोलित कीजिए जब तक कि पूरी तरह से घुल ना जाए। मतलब आप 1 चम्मच नमक आपने घोल लिया,
अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए, भली बात है तो उसे विडोलित कीजिए। अब उसने आपने दूसरी चम्मच भी डाल दी। इस प्रकार एक एक चम्मच करके नमक को मिलाते रहिए, विडोलित करते जाइए। मतलब क्या कह रहा है, आप 1 चम्मच मिलाइए, फिर उसको घुमाइए, मतलब घोल लिया, फिर दूसरी चम्मच डालिए, फिर उसको घोल लिया, फिर तीसरी डाल दी, घोल लिया, चौथी डाली, घोल लिया। अब क्या कह रहा है आगे देखिए। कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है। अब भाई साहब कंडीशन ये आ गई कि जब आप नमक डालते जा रहे हो ना, अब नमक नहीं घुल रहा, अब नमक बिल्कुल भी नहीं घुल रहा, नमक उसमें डाल रहे हो ना वैसा कि वैसा पैंदे में जमा होता जा रहा है। डालते जाओ, कितना डालोगे, पैंदे में ही जमा होएगा, तो बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। क्या फ्रेंड्स, अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। इस विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। तो कहीं ना कहीं कुछ के पीछे कुछ तो छिपा हुआ है। तो एनसीईआरटी पढ़ना इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके हर पहेली के क्वेश्चन के पीछे बहुत अच्छा जवाब मिलता है। तो पहेली ने कितनी अच्छी बात बताई है आपको कि जब आपका जो नमक है ना, जब घुल नहीं रहा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जल है ना, वो जो विलयन हो गया, वो एक संतृप्त विलयन हो गया। संतृप्त का विलयन का मतलब वैसे है जैसे एक इंसान है ना, भरपेट खाना खा लेता है ना, अब बोलता है ना अब तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, मतलब अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे ही इस जल की कंडीशन, अब जल को भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जितना कैपेसिटी थी उतना इसने नमक अपने आप में घोल लिया। अब इस और घोलने की क्षमता नहीं है। तो जब विलयन में या जब जल में अधिक घोलने की कैपेसिटी ना हो, तो उससे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। सीधी सी भाषा है, सीधी सी भाषा में क्या बोलेंगे, जब आपका मिश्रण बोलो या विलयन है और अधिक ना घोल सके, तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ यह संकेत करता है, यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने, देखो फ्रेंड्स नमक डालता जा रहा है, तो पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। तो फ्रेंड्स पहेली का जो क्वेश्चन का आंसर था वो अभी तक भी नहीं मिला है, क्योंकि पहेली का जो 1 पैकेट नमक था उसने चौथाई प्राप्त किया था, उसका बाकी का नमक कहाँ गया ना, तो हमें तो उसके क्वेश्चंस का आंसर देना ही पड़ेगा, वरना ये चैप्टर पूरा नहीं होगा। समझ में आया फ्रेंड्स। तो अब क्या हुआ, उसने जो नमक डाला था ना, तो उसे ये कहना चाह रहा है, पीछे जाएंगे थोड़ा सा, क्या कह रहा है, उसने संभवतः यह गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। आंसर मिल जाएगा, टेंशन ना लो। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। उसने क्या किया फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, पहेली ने क्या किया, जब वो नमक घोल रही थी ना, जब रेत और नमक का जो मिश्रण था, जब उसने इस पानी में डाला था ना फ्रेंड्स, तो उसने इतना सारा नमक ले लिया, इतना सारा नमक लिया ना, तो पानी में जितना घुल सकता था ना उतना तो घुल गया, जितना घुल सकना था ना उतना तो घुल लिया, बाकी का ना रेत के साथ ही वो तली में बैठ गया। समझ में आया फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। जब उसने इस पात्र में जब नमक और क्या घोला था, जब बजरी घोली थी ना, सॉरी रेत घोली थी ना, नमक और रेत जब घोली थी, तो क्या हुआ कि जो रेत आपके जो तली में बैठी है ना, तो इसी रेत के साथ वो नमक भी तली में बैठ गया, जो एक्स्ट्रा नमक था, क्योंकि जितना घुलना था ना वो तो ऊपर घुल गया, जितना घुलना था वो तो ऊपर घुल गया, और जिसको नहीं घुलना था ना तो वो रेत के साथ ही बैठ गया। और हम जैसे बेचारे, या पहेली क्या सोची, अरे तो रेत ही है, क्या है रेत, बाकी नमक तो जो हमारा 1/4 तो हमने पा लिया था, लेकिन जो 3/4 था ना वो इस रेत के साथ चला गया। समझ में आया। और उसने क्या हुआ, उसको पूरा क्रियाकलाप कर लिया, उसको ये लगा कि मैं तो नमक को पा लिया, लेकिन नमक तो उसने बेचारे ने 1/4 ही पाया था, क्योंकि 3/4 जो नमक था वो तो रेत के साथ ही पैंदे में ही जमा रहा, क्योंकि उसने ज़रूरत से ज़्यादा नमक मिला लिया था, जितने हमारी पानी की कैपेसिटी भी नहीं थी। अब वो क्या करे जिससे उसको पूरा नमक मिल जाए। आपके पास कोई सॉल्यूशन है नहीं है ना, तो इस
चैप्टर ही बता देगा आपको सॉल्यूशन। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अधिक मात्रा में कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। यस फ्रेंड्स, नमक उसने बहुत ज़्यादा ले लिया था, तो वो घुला नहीं और रेत के साथ ही वो चला गया। तो एविलियन जो नमक है वो रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ में आया फ्रेंड्स? अब वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है। यस, दिस इज़ द आंसर ऑफ पहेली के क्वेश्चंस का। यदि उसे नमक पाना है तो उसे अपने पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा पानी लो, फिर उसको घोलो तो मिल जाएगा। अब उसके बाद समस्या भी और भी हो गई उसके पास। क्या समस्या हो गई? अब उसने कहा मेरे पास तो पानी ही नहीं है। अब पानी नहीं है तो हम क्या करें? तो उसका भी आंसर अपने पास है। कल्पना कीजिए उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा से संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है क्या? ये कहना चाह रही है कि आपके पास पर्याप्त पानी नहीं है। अब आप क्या करोगे? तो इसके लिए आप क्या करोगे? बीकर में कुछ जल मिल लीजिए और उसमें तब नमक मिलाइए जब तक कि इससे और अधिक ना घुल सके। इस प्रकार नमक का जल संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि आप जब एक बीकर लीजिए, उसमें नमक मिलाइए और उसमें नमक जब तक मिलाइए जब तक कि वो संतृप्त विलयन ना मिल जाए। मतलब हमें संतृप्त विलयन प्राप्त करना है। आपने संतृप्त विलयन प्राप्त कर लिया। संतृप्त विलयन का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि नमक डालेंगे और वो घुल नहीं रहा ना, तो वो संतृप्त विलयन है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाई, इसे गर्म कीजिए। मतलब क्या हो रहा है? जब आपने संतृप्त विलयन मिल गया ना, अब इसे आप क्या करोगे? गर्म। जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हो फिर उसमें नमक डालते हैं ना, तो आसानी से घुल जाता है। क्या आप पाते हैं कि बीकर की तली वाला नमक का क्या हुआ? क्या अब वह घुल गया? यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इससे और अधिक नमक घोला जा सकता है। फ्रेंड, सीधा सा कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके संतृप्त विलयन में और अधिक नमक घोलना है ना आपको, तो उस विलयन को गर्म कर लीजिए। क्या कर लेंगे? गर्म। जब विलयन को और अधिक गर्म करेंगे ना, तो उसमें नमक मिल जाएगा। तो समझ में आया? यदि आपका फिर नमक को और करना है तो उसको और गर्म कर लीजिए। तो पहली ने भी यही किया। जब उसके पास पानी भी नहीं था ना ज़्यादा, तो उसने जो उसका जो संतृप्त विलयन था ना, उसी को वो बार बार गर्म करती रही, इसमें नमक मिलाती रही, फिर बार बार गर्म किया, फिर नमक मिलाया। तो इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। सीधा सा अर्थ यही है कि आप जितना गर्म करोगे उसमें नमक मिलाते जाइए। संतृप्त विलयन को गर्म करते रहिए, उसमें नमक मिलाते रहिए, नमक घुलता जाएगा। तो आप कितनी भी कैपेसिटी में नमक मिला सकते हैं। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? हाँ, अब एक नई चीज़ आ गई आपके सामने। देखो फ्रेंड्स, चैप्टर पूरा होने वाला। थोड़ा सा क्या होता है, लंबा है ये चैप्टर, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही रहा है। क्रियाकलाप 10 ये कहना चाह रहा है कि देखो सीधी सी बात तो ये है कि आपका नमक है और चीनी है। वो कह रहा है कि ये जो पात्र है और ये वाला पात्र है, समान है पात्र, पानी ये है और नमक ये है। तो ये कह रहा है कि जितने चम्मच नमक घोलेंगे क्या उतनी चम्मच चीनी घुलती है क्या? मतलब जब तक वो संतृप्त ना मिल जाए। तो ये प्रयोग आप घर भी कर सकते हो। ये ज़्यादा वैसा नहीं है प्रयोगशाला लायक, आप घर में भी कर सकते हो। आप एक गिलास पानी लीजिए और एक गिलास नमक लीजिए, सॉरी एक गिलास पानी, 2 गिलास पानी लेंगे, एक गिलास में नमक डालते रहिए, समान मात्रा में चम्मच चीनी डालते जाइए, इधर नमक इधर चीनी, और कंटिन्यू कीजिए कि कब तक घुलता और कब तक नहीं। ये आप देखेंगे, नोट करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, लास्ट की लाइन पढ़ेंगे। हमने पदार्थों के पृथक्करण की विधियों को, और इसका सीधा सा आंसर यही है कि अलग अलग होती है। मात्रा क्या होती है? अलग अलग लेनी चाहिए। यो नहीं है कि एक मतलब 5 चम्मच चीनी घुलती तो 5 ही चम्मच नमक घुले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में किया जाता है। विज्ञान प्रयोगशाला में करते और हम हमारे घर में भी करते हैं। हमने यह भी सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो संतृप्त विलयन कहलाता है। सीधी सी बात यही है कि जब आपका और पदार्थ ना घुले तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, इन शॉर्ट में हम लेंगे। तो मंथन का होता है मक्खन निकालना, छाछ से मक्खन निकाला। संघनन का मतलब होता है जलवाष्प से द्रव को पाना, जलवाष्प का द्रव में बदलना। निस्तारण का मतलब होता है जब पानी को
टेढ़ा करके इसकी अशुद्धियों को बाहर निकालना। वाष्पन का मतलब होता है द्रव को वाष्प में बदलना। निस्यंद का मतलब होता है फिल्टर करना। हस्तचयन का मतलब होता है हाथों से बीनना। संतृप्त विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें और अधिक जल ना घुल सके उस तक बनाना। अवसादन का मतलब होता है पैंदे में जमा करना, पानी डालते रहो पैंदे में जमा हो जाती है। चालन का मतलब होता है दो विभिन्न मापों की, जैसे ये माप एक अलग है, दोबारा से ये भिन्न माप का है और ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इस टाइप के दो मापों के इस टाइप के हैं तो उनके कणों को अलग करना। और विलयन तो मतलब समझ ही चुके हो, दो मिश्रण को घोलना। थ्रेशिंग का मतलब मशीन है, मतलब ये बाजरा है, इसको बाजरा अलग और भूसा अलग करने को थ्रेशिंग। और निष्पावन का तो वो एक महिला दिखी थी ना अपन को टेबल पे बैठ खड़ी हुई, हवा की दिशा से हल्के और भारी कणों को अलग करना। तो फ्रेंड्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो और आपके दैनिक जीवन में काम आने वाला चैप्टर भी है, तो बहुत कुछ सिखाने वाला चैप्टर है कहें तो अगला जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आज के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।